कोई भी फंक्शन जो डिफाइन होता है वो वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइंड होता है। एक्स वाई जेड वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई वेरिएबल हो सकते हैं, या एक्स वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी वेरिएबल लाई कर सकते हैं। आपके कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। परफेक्ट। यहां पर चार वेरिएबल होते हैं आपके पास, चौथा वेरिएबल आपको बताया नहीं जाता है। एक्चुअली चार वेरिएबल आपके पास होते हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम। चार वेरिएबल इस वेव इक्वेशन के अंदर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन, वेव का फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब वेव का एक फंक्शन है। ये फंक्शन किस काम में आएगा? ये फंक्शन आपको यूज होगा कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए यूज करेंगे इसे। बोहर मॉडल के साथ प्रॉब्लम क्या थी? बोहर मॉडल आप लोगों ने कर लिया, लेकिन उसके कुछ बेसिक डिफिकल्टीज मैंने आपको बताई थी। क्या डिफिकल्टी बताई थी? कि वो सिर्फ मैथमेटिकली करेक्ट था, 3 डायमेंशन में इशू आ जाता है उसमें। कुछ और भी इश्यूज आते हैं, वो मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा कैसे कैसे होता है। तो यहां पर आपको कुछ नया सोचना था, और नए सोचने के लिए बेसिकली हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज किए। इरविन स्क्रोडिंगर जर्मन साइंटिस्ट था आई थिंक, उसने एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाई और उसके थ्रू हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जस्टिफाई करने की कोशिश की इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए ये वेव इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी। इसमें जो फंक्शन था ना वो साई था, साई फंक्शन था। इसमें वेरिएबल थे चार, एक्स वाई जेड एंड टाइम। अब एक प्रॉब्लम थी कि चार वेरिएबल के साथ ये इक्वेशन कभी भी सोल्व नहीं हो रही थी। ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए वेरिएबल हो गया, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ा कि जबरदस्ती टाइम हटाना पड़ा। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि अगर आप सुपर कंप्यूटर भी लगा दें तो भी ये इक्वेशन सोल्व नहीं हो पा रही थी, बिकॉज जब चार वेरिएबल करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बन पाता है। तो अपन लोगों ने जबरदस्ती इसको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। और 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना था। 2 वेरिएबल नहीं, एक्चुअली 3 ही वेरिएबल, लेकिन वो थोड़े इजी वेरिएबल हैं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह हाँ। मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपके पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है पोलार कोऑर्डिनेट। दोनों सुने हुए हैं किसी ने? कार्टेशियन और पोलार कोऑर्डिनेट्स। नहीं, सिर्फ एक। कार्टेशियन सुना हुआ है। सो आप क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करना है, ये पॉइंट है, तो मैं देखूं इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना, इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना, और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना, आप इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, और 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग आप पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। दूसरा पोलार कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोलार कोऑर्डिनेट में आपके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये पॉइंट मैंने लिया, और मैं एक डिफाइन कर दूंगा कि ये ओरिजिन है, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। ये ओरिजिन लिया, ये क्या लिया अपन ने? एक पॉइंट लिया। अब क्या करूं, यहां पर क्या करेंगे, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, इसको मैं बोल दूंगा आर डिस्टेंस, बेसिकली रेडियस। और दूसरी चीज क्या करूंगा, ये जो एक्सिस अगर अपन मान लेते हैं, तो इनके साथ एंगल क्या क्या, यहां से ये एंगल थीटा है, और ये एंगल मैं फाई कर देता हूं। दो अलग अलग एंगल, एक थीटा एक फाई। तीसरे एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप
किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कितनी डिस्टेंस आर और कितना एंगल है एक्सिस के साथ थीटा और फाई, इन तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर वेरिएबल क्या होंगे एक्स वाई जेड की जगह आर थीटा एंड फाई। इन तीन चीजों से आप इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट्स। पोलार कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आर थीटा फाई। ये होगा क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए आप ये तीन वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। मतलब हमेशा आर थीटा और फाइव ही आएगा? हाँ, हमेशा आर थीटा और फाई ही आएगा, जैसे एक्स वाई जेड ही होता है हमेशा, वैसे इसमें हमेशा आर थीटा और फाई ही आएगा। मतलब इसमें हम लोग अगर पोजीशन बताना होगा तो एंगल देखेंगे एंगल देखेंगे पोलार में? पोलार में। कैसे चेंज हुआ, उसका कुछ लॉजिक होगा ना? किससे, आर थीटा इससे इसमें, फाइव में। इससे इसमें हाँ चेंज करने हाँ। की क्या जरूरत है। अगर आपको बेसिक एंगल का नॉलेज है, एक्स वाई आपको पता है, ये एक्स वो नहीं, डिस्टेंस है, ये वाई, एक्स वाई और जेड कैसे चेंज हो गया? तो एक्स वाई जेड तो हम लोग ले ही नहीं रहे ना, यहाँ पे तो आर थीटा फाई ही ले रहे हैं। भाई अपन ने अपना रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दिया है, उसमें एक्स वाई जेड ले रहे थे, यहाँ पे क्या लेने लगे, आर थीटा फाई। हाँ। अपना जो रेफरेंस था ना उसी को चेंज कर दिया है। इसका अपना कोई काम नहीं है, यूज नहीं है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो बताऊंगा मैं। इसका कोई यूज भी नहीं है, लेकिन ये चीज होती है, ये पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाई होता क्या है। चलिए, होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए इसमें। एक्चुअली होता क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, मैं कुछ आइडिया दूंगा आपको कैसे ड्राइव होती है, कहाँ से क्या होता है। क्वेश्चन मत या पूछना उसमें, क्योंकि ड्राइव करने का प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ड्राइव करने गए तो वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स यूज होता है उसमें, तो इसी वजह से डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी गई है। ठीक है, और मैथमेटिक्स थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट। हाँ आप जो लिखे थे फाई एक्स वाई जेड, तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में एक्स वाई लिखते थे वैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख रहे थे। हाँ, वहां पे एक्स वाई टू डायमेंशन में, तीन डायमेंशन हो हाँ तो एक्स वाई जेड होता है। हाँ। मैं एक बस चीज लिख रहा कंफर्म। हूं, देखो ये इक्वेशन नेट कैसी दिखाई देती है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये नेट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर नेट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जो नेट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस इक्वेशन में होता क्या क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ ये क्या क्या है। ये एक्स वाई जेड आपकी कोऑर्डिनेट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एच है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। साई क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन में आपके पास वेरिएबल क्या क्या, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं। ये डेल स्क्वायर क्या है, डेल का मीनिंग कोई बताएगा, डेल का मीनिंग किसी को पता हो तो। चेंज होता है ना डेल मतलब? डी और डेल दो चीजें होती हैं, एक लिख देते हैं हम लोग डी, एक होता है डेल्टा, एक होता है डेल।
तीनों में क्या डिफरेंस है? मतलब आपको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, डेल एक्स और डेल्टा एक्स एंड डेल एक्स, ये तीन चीजें होती हैं। इन चीजों का क्या मीनिंग होता है मैथमेटिक्स, वापस अगेन? तीनों का मतलब चेंज ही होता है ना। चेंज ही होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। डीएक्स का मतलब क्या होगा, कंप्लीट डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं। डेल्टा एक्स चेंज को डिनोट करता है, और डेल एक्स आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर जाके आता है। आप सीखोगे जब, अगर इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आईआईटी में पहुंचे, तो पहले सेमेस्टर में ही क्रेजिक नाम की एक इतनी मोटी बुक होती है, और उसमें आपको ये डेल एक्स यूज करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन वहां पे आती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे कोई है नहीं, ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। अगर इसको इजी वे में लिखना है तो एक बड़ा इजी मेथड होता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इजी वे में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ये भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये भी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ओके, इतनी चीज एक बार कॉपी में लिख लो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ भी। इतनी चीज एक बार कॉपी में लिख लो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको लिखना तो एक बार पड़ेगा। सर जब किसी काम काम करनी है तो फिर क्या फाइव 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 फायदा सर? ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनमें से कौन सा है, तो आपको मतलब मार्क करना पड़ेगा। ये नहीं नहीं हो तो सर, सकता है। सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसका अभी मैं यूज करूंगा क्वांटम नंबर्स ड्राइव करने के लिए। मतलब इसको फर्दर मॉडिफाई करके उससे क्वांटम नंबर्स कुछ ड्राइव हो सकते हैं। आपके सिलेबस में डायरेक्टली क्वांटम नंबर्स हैं, एन एल एम एन, सॉरी, एन क्या क्या क्वांटम नंबर्स, एन एल एम और एस, या एम भी बोल सकते हो, एम एस या एस, जो बोलना चाहो आप। सो आपके क्वांटम नंबर्स कहाँ से निकल के आते हैं उसका यूज है। फिर आपके पास कुछ और चीजें आएंगी, ऑर्बिट, ऑर्बिटल वगैरह वगैरह डिफाइन करने के लिए इस वेव फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। कुछ कुछ चीजें समझाऊंगा इसको यूज करके। फिजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, इससे फिजिकली क्या क्या दिखाई देता है, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उसको कैसे हम लोग इससे निकालते हैं वो कुछ आइडिया दूंगा। तो वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। इवन आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, जो मैट्रिक्स मैथ होता है ना 8 मार्क्स में, तो वो तक पूछा जा सकता है। एडवांस में 8 मार्क्स में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इस पार्ट में इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस बेसिकली मैथमेटिक्स का नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस का इम्पोर्टेंस है। फिजिकली क्या ड्राइव कर पाओगे इससे। ओके आयुष, सो अभी तक सिर्फ मैथमेटिक्स बता रहा हूं। मैथमेटिक्स जैसे ही खत्म होगा, जहां पे यूज, मतलब इस इक्वेशन को हटा के हम लोग कुछ चीजें बताने लगेंगे, वहां पे आपका इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर मैं जाऊं, तो मैं आपको दिखाता हूं नेट इक्वेशन एक्चुअली होती कैसे है। ये तो आपके सिलेबस में इक्वेशन का फॉर्म जो लिख रखा है वो सिर्फ इतना ही है, ये वाला फॉर्म है आपके सिलेबस में जो दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर्म ऐसा नहीं होता है। हम लोग पोलार कोऑर्डिनेट्स में इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। एक बार ये इक्वेशन लिख लो, फिर मैं बोलता हूँ। लिख लिया क्या सबने? अध्याय यस इक्वेशन सर। लिख चुके हो? ठीक है, नहीं, बस लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो।
सर लिख लिया। हो गया। मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली होता क्या है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉपी मत करना अभी, कुछ टाइम बाद करना जब मैं बोलूं। इसी के साथ ही इक्वेशन ही कंटिन्यू कर रही है। दिखाई दे पूरी इक्वेशन आ पा रही है? हाँ, आ जाती है। चलिए,
ये इस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म है। अगेन अपन इस इक्वेशन को यहां से शुरू करते हैं, ये वाला पार्ट, ये इतना बड़ा जो इक्वेशन लिखा हुआ है मैंने, जिसका कोई मीनिंग मुझे भी समझ नहीं आएगा ना आपको समझ आएगा, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग यहां से शुरू करेंगे और फाइनली ये कुछ सॉल्यूशन आता है। फाइनली ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपके पास आएगा इस इक्वेशन को सोल्व करके। बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच में, 1.5-2 पेजेस का स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे। उन सब स्टेप्स को मिला के लास्ट में आपके पास ऐसा कुछ ऑब्टेन होगा। सो ये फाइनल अपना फॉर्म बनेगा इस इक्वेशन का, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इसमें किया क्या है, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स साइड वाइज बताता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अगेन वापस से थोड़ा सा मैथमेटिक्स में साइड में बता रहा हूं, उसको फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस। यहां पर आपके पास एक फंक्शन है साई, ये फंक्शन आर, थीटा एंड फाई में है। मतलब यहां पर 3 वेरिएबल हैं, आर, थीटा एंड फाई। उस चीज को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इस साई फंक्शन को मैं 2 फंक्शंस में स्प्लिट कर देता हूं। कोई भी 2 फंक्शन मान लो, मैं यहां पर एफ और जी 2 फंक्शन मान लेता हूं। 2 फंक्शन मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। पहले फंक्शन में सिर्फ रेडियल पार्ट, मतलब सिर्फ रेडियस वाला पार्ट अपन लेंगे। दूसरे फंक्शन में सिर्फ एंगल वाला पार्ट डाल दें। इस तरह से इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया कि पहले पार्ट में सिर्फ रेडियस बच गया, दूसरे पार्ट में सिर्फ एंगल बच गया, और फिर उसको सोल्व किया। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली तीनों वेरिएबल एक साथ लेते हो तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये सॉल्यूशन करने के लिए जरूरी है कि इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें। जैसे इनिशियल इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा था, देखो ऊपर तरफ देखो, आर, थीटा, फाई तीनों चीजें हैं, लेकिन उसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो पहले पार्ट में सिर्फ आपको रेडियस दिख रहा होगा, यहां पर सिर्फ रेडियस नजर आ रहा होगा आपको। 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्र डेल साई बाय डेल आर, यहां पे दिखाई दे रहा है सिर्फ रेडियल पार्ट या सिर्फ रेडियस आपका बचा है। और बाद वाले पार्ट में यहां पर आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा पूरा, यहां पर पूरा आपको ये वाला पार्ट में एंगल दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इसमें रेडियस का भी कुछ कंपोनेंट आ रखा है, लेकिन मोस्टली एंगल है। ये रेडियस कॉमन लेके बाहर कर दिया है। इस पार्ट में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ आपका एंगल वाला पार्ट बचेगा। तो इस इक्वेशन में बेसिकली क्या किया, फंक्शन को 2 फंक्शंस में स्प्लिट कर दिया। पहला पार्ट रेडियल, दूसरा पार्ट एंगुलर पार्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साई रेडियल और साई एंगुलर, थीटा फाई। साई आर थीटा फाई, ये 3 वेरिएबल इनिशियली थे, ऐसे स्प्लिट करके 2 अलग अलग फंक्शन क्रिएट कर दिया। ये जबरदस्ती का क्रिएशन किया है, ये जबरदस्ती का हम लोगों ने क्रिएशन किया है। इसका फायदा क्या होगा आपके पास, ये अगर आप कर लेते हो तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप क्योंकि आप देख रहे हो मैथमेटिक्स किस लेवल का जा रखा है, यहां पर मैथमेटिक्स बहुत खतरनाक लेवल का है और अपने से सोल्व हो नहीं पाएगा। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैथमेटिक्स समझाते हैं तो उसमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना सिखाते हैं, और ये 6 से 7 नंबर के अंदर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है, 3 या 4 पेज में हो जाता है अगर ढंग से करोगे तो। ठीक है, अब काम क्या है, ये जो सिर्फ रेडियल वाला पार्ट है, यहां से एक वेव फंक्शन, यहां से एक क्वांटम नंबर निकल के आएगा, उसको बोलते हैं n। और यहां से भी एक क्वांटम नंबर आएगा, उसको, यहां से 2 क्वांटम नंबर आएंगे, उसे क्या बोलते हैं, L एंड M। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स एक तरह से एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, इसका एड्रेस क्या है, क्वांटम नंबर। आद्य तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, आद्या?
हेलो। हेलो। हाँ आद्या, घर का एड्रेस क्या है? मेरा मतलब क्या चाहिए, सिटी का नाम? पूरा एड्रेस बताओ, कैसे एड्रेस दरभंगा, कैसे दोगे? लहरियासराय। क्या क्या बोला इनिशियली? दरभंगा लहरियासराय कॉमर्शियल दरभंगा चौक। लहरियासराय, फिर कॉमर्शियल चौक। कमर्शियल चौक। ओके, हाउस नंबर नहीं है? सर मैं बताऊं? हाँ। सर डॉक्टर वारिश मंदिर, हाउस नंबर 63, ओके। और कुतुबुद्दीन लेन सब्जीबाग, पटना 4। ठीक है। तो क्या आपको, जैसे मुझे मेरे घर का एड्रेस बताना है तो मैं एक हाउस नंबर बोलूंगा, साथ में क्या बताऊंगा, हाउस के अंदर मेरा रूम कौन सा है ये बताऊंगा, साथ में क्या बताऊंगा, शहर कौन सा है, शहर के बाद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके ऊपर बताना चाहो तो स्टेट कौन सा है, मतलब हर एक इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर्स कुछ इस तरह की ही चीजें होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके पास। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको एक तरह से आपका स्टेट बताएगा कि कौन से स्टेट से हो आप। उसके बाद एक आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो आपका सिटी बताएगा, स्टेट के अंदर सिटी कौन सा है। फिर तीसरा आएगा आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपका हाउस नंबर देगा। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पोजीशन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट, मतलब आप कहाँ प्रेजेंट हो, घर में किस रूम में प्रेजेंट हो। सो एक टाइप से क्वांटम नंबर्स क्या है, आपके घर का एड्रेस है। और वो एड्रेस इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको सारी, हाइड्रोजन एटम के लिए आप फिजिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 पेज 3-4 पेज में कैलकुलेशन हो जाएगा। करना पड़ेगा कैसे आपको, अपना फिजिक मतलब हाथ से कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम उठा लेते हो, लिथियम, हीलियम वगैरह कोई सिस्टम उठा लेते हो आप, तो उस केस में क्या होगा, आपको ये सब अवॉइड करके क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बिना कैलकुलेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की नहीं हो सकती। तो इतना खतरनाक लेवल की कैलकुलेशन होती है। यहां पर होता क्या है, जब इस वेव फंक्शन को हम लोग स्प्लिट करते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में आपके पास क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं, एन एल एम। 3 ही क्वांटम नंबर निकल के आते हैं, चौथा क्वांटम नंबर निकल कर नहीं आता। सिर्फ 3 क्वांटम नंबर यहां से ड्राइव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? चार्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। कैलकुलेट नहीं हो पाएगा? इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पे एनएल है और यहाँ पे एन। हालांकि कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फर्क यहाँ पे इनिशियल वाले से 2 क्वांटम नंबर और बाद वाले से 1 क्वांटम नंबर ऐसे ड्राइव होता है। अब अपने पास फंडा क्या है, यहां से जब आप फाइनली कर लोगे, ये आपके पास ये 3 चीजें निकल के आएंगी। चौथा क्यों नहीं निकल के आता है, क्योंकि चौथा निकल के आना था टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल से। मैं घर में 24 घंटे कहीं ना कहीं घूमता रहता हूँ, है ना। तो एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम भी बताना पड़ेगा कि इस टाइम में इस रूम में है। चौथा क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, रूम बता रहा था कि कौन से कमरे में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, है ना। फोर्थ क्वांटम नंबर से एग्जैक्टली आपको रूम पता चल रहा था। फोर्थ क्वांटम नंबर को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वांटम नंबर के लिए एक जो फंडा होगा वो क्या होगा, कि फोर्थ क्वांटम नंबर टाइम डिपेंडेंट होता है। मतलब आप किस टाइम पे किस रूम में हो, ये टाइम डिपेंडेंट रहेगा। सर ये फिजिक्स है क्या? हाँ फिजिक्स है। फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है ये। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हर जगह है। स्क्रोडिंगर एक फिजिसिस्ट है, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स बोल सकते हो इसे। सर हम लोग जो क्वांटाइज करते थे एनर्जी को वो पैकेट्स वगैरह में, वैसा हाँ है क्या ये? हाँ,
एक्चुअली क्वांटाइज टर्म बोलना सही नहीं है। क्वांटम केमिस्ट्री का मीनिंग होता है कि आपको जब आप एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर रेंज पे बात करते हैं तो हम्म। पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो जाता है, और वहां पर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स या जो भी पार्टिकल आप लेना चाहो, जब बहुत छोटे साइज के पार्टिकल लेते हैं तो वो नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो नहीं करते। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की जो फिजिक्स है, F इज इक्वल टू एम ए वगैरह वगैरह, ये पार्टिकल फॉलो नहीं करते। अगर आप छोटे लेवल पे बात करें, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लें, तो ये सब कुछ वो फॉलो नहीं करता। सो अगर फॉलो नहीं करता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। वो मैथमेटिक्स क्या है? वो मैथमेटिक्स है ये वाला, क्वांटम कैलकुलेशंस। जो आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री है या क्वांटम फिजिक्स है, हर जगह आएगा। क्वांटम केमिस्ट्री भी होता है, क्वांटम फिजिक्स भी है, क्वांटम मैथमेटिक्स भी है। सो क्वांटम एक वर्ड होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। स्मॉल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये सब कुछ यूज करते हैं। आपने क्यू एलईडी वर्ड सुना होगा, क्यू एलईडीज, क्वांटम एलईडीज। क्यू एलईडीज टीवी आते हैं बहुत महंगे महंगे, बहुत ही महंगे टीवी आते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के टीवी होते हैं। उसमें आपके क्वांटम पार्टिकल्स यूज होते हैं, मतलब 10⁻⁻10 की रेंज के पार्टिकल्स यूज होते हैं। इस वजह से उनका नाम QLEDs पड़ जाता है। सो क्वांटम बेसिकली एक टर्म है, किसके लिए यूज करेंगे? बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए। अध्याय समझ आया? सर मेरा बहुत ज्यादा ग्लिच कर रहा है वो जूम, अभी बंद हो गया था खुद ही। ओके, दोबारा बोलूं? लेकिन एक मिनट, क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि हम लोग एनर्जी पैकेट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, हाँ तो फिर हाँ, उसमें हम लोग को एड्रेस की क्या जरूरत? फिर यहाँ पे आप जैसा बताए कि नहीं एक। क्वांटाइज, अरे तुम सुने ही नहीं, फिर काफी निकल गया तुम्हारा। सुनो एक बार दोबारा सुनो। हुआ क्या, अभी साउंड ठीक आ रहा है? हाँ अभी सही आ रहा है, पर ऑडियो ऑन करने के लिए 4-5 बार ऑन करना पड़ता है उस बटन को। ओके, आपके साइड से इशू आ रहा है ऑडियो में? हाँ। ओके, तो उसके लिए क्या करें, मतलब नेटवर्क का ही होगा शायद। बाकी लोगों को साउंड आ रहा है या बाकी लोगों का ग्लिच आ रहा है? आ रहा है सर साउंड। ठीक है। आर्यन? नहीं, चलो ठीक है। सो बेसिकली आद्या, होता क्या है, क्वांटम वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए। आपके पास क्या होता है कि जब छोटा पार्टिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा साइज हो जाता है, जैसे एंगस्ट्रोम रेंज, नैनोमीटर रेंज, इन सब में जब पार्टिकल का साइज आ जाता है ना आद्या, तो उस केस में क्या होता है आपके पास कि हम लोगों के लिए जो न्यूटोनियन फिजिक्स है या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो फॉलो नहीं होती। न्यूटन के जितने लॉज हैं सब वहां पे जाके फेल हो जाते हैं। तो आपको एक नया मैथमेटिक्स चाहिए था, नए लॉज चाहिए थे, नई फिजिक्स चाहिए थी। उस फिजिक्स को हम लोग क्या बोलने लगे, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैथमेटिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री। तीनों चीजों में, मैथमेटिक्स में क्वांटम मैथमेटिक्स, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स, और केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री, तीनों जगह से आपके पास एक नया चैप्टर डेवलप हो गया। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं। क्वांटा से इसका नाम पड़ा क्योंकि इनिशियली सबसे छोटा पार्टिकल जो सबसे अबनॉर्मल बिहेवियर दिया था वो क्वांटा था। क्वांटम किस वजह से कि एनर्जी को डिस्क्रीट माना था, वो वहां से शुरू हुआ था। मतलब ये काम होने से स्क्रोडिंगर से शायद 60-70 साल पहले क्वांटा नाम की चीज डिफाइन हो गई थी। सो वो जो क्वांटा था वहां से इसका नाम शुरू हुआ था, क्वांटम, और उसको यूज किए जा रहे हैं। इसका बेसिकली एनर्जी के डिस्क्रीट होने से रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है। आया आद्या? हाँ तो ये जो स्क्रॉडिंजर है उसमें हम लोग स्क्रोडिंजर वो। वेव इक्वेशन, हाँ बोलो। हाँ तो फिर उसमें हम लोग क्वांटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एड्रेस निकाल रहे क्वांटम, हैं। क्वांटम क्वांटा हाँ नहीं है हाँ, यहाँ पे, क्वांटम। क्वांटम। क्वांटम हाँ किस वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन है और एटम का साइज बहुत छोटा होता है।
तो बहुत छोटे पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, क्वांटम केमिस्ट्री। तो स्क्रॉडिंजर में जो हम लोग क्वांटम निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हम लोग उस क्वांटम नहीं एटम निकाले, का। क्वांटम नहीं निकाले, ये मिस्टेक मत करो। क्वांटा तो इनिशियली एक टर्म दिया गया था कि इस टर्म के थ्रू एनर्जी हम लोगों ने डिस्क्रीट कर दी। क्वांटम क्या हाँ, है, उससे पूरी एक ब्रांच निकल के आ गई केमिस्ट्री की, कि छोटे साइज का पार्टिकल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री। छोटे साइज तो के ये पार्टिकल एड्रेस। की जो भी केमिस्ट्री होगी, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसकी जो भी केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिकल जो भी केमिस्ट्री है, उस सबको क्या बोलने लगे, क्वांटम केमिस्ट्री। सो छोटे साइज के पार्टिकल में कुछ भी होगा उसे क्या बोला जाएगा, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम। है ना। इसका एनर्जी के हाँ, डिस्क्रीट होने से कोई लेना देना नहीं है, वो इससे 100 साल पहले हुआ था, और जब वो 100 साल पहले हुआ था तब वहां से नाम पड़ गया था। भाई अच्छा। तुम्हारा घर वालों मतलब ने नाम आज क्या क्वांटम रखा। और क्वांटम और क्वांटाइजेशन अलग है। क्वांटाइजेशन में हम लोग हाँ करते हैं हाँ कि हाँ हाँ, एनर्जी एनर्जी को पैकेट, डिस्क्रीट और कर देते हैं, हाँ। इसमें हम लोग माइन्यूट पार्टिकल्स के बारे में करते हैं। स्टडी करते हैं जस्ट उनको। हाँ। और आया, यहाँ पे जो आप एड्रेस वाला बता रहे थे, तो वो एड्रेस वाला किस में आ रहा है? क्या बोल रहा था, एड्रेस वाला। एड्रेस वाला मैंने हाँ, आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन जब इस पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन किया, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसके हाँ। सॉल्यूशन में तीन टर्म निकल के आई, एन, एल एंड एम, तीन टर्म आपकी निकल कर आई थी। उन तीन टर्म, वो तीन टर्म बेसिकली एड्रेस बताते हैं कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर रह रहा है। हम्म। ओके। और क्वांटम और क्वांटाइजेशन में दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। क्वांटम हो डायरेक्टली गया नहीं, कि हम डायरेक्ट लोग रिलेशन नहीं है, नाम पड़ा था क्वांटम क्वांटम। केमिस्ट्री में हम लोग एकदम छोटे पार्टिकल के लिए, और क्वांटा मतलब नहीं नहीं, क्वांटाइजेशन मतलब एनर्जी पैकेट, यही डिफरेंस। एनर्जी पे, एनर्जी का डिस्क्रीट होना, क्वांटाइजेशन का हाँ। मतलब एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब? डिस्क्रीट मतलब स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल में। हाँ, वही वो पैकेट्स ना। हाँ। श्रेया, हेलो श्रेया, यस सर। इतना लेट। और अलार्म स्नूज की वजह डिसमिस हो गया। अरे रे रे रे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल गया। पूरा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन चल रहा था, और तुम्हें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था श्रेया, ये क्या कर दिया। सर आपने आज ही स्टार्ट किया? हाँ आज स्टार्ट किया है। सो यहां से अपने पास ये एड्रेस एक्चुअली क्या देता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपके पास इसको बोलेंगे रेडियल पार्ट, क्योंकि इसमें रेडियस आ रखा है। रेडियल पार्ट दो क्वांटम नंबर देगा, एन एंड एल। और जो आपके पास एंगुलर पार्ट है जहां पे थीटा फाई आ रखे हैं, वो कौन सा क्वांटम नंबर देगा, एम। तीन क्वांटम नंबर यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज लिख लो एक बार कॉपी में, एक बार ये चीज लिख लो कॉपी में, उसके बाद मैं फर्दर आपको बताता हूं कि ये डेफिनेशन क्या क्या होंगी इन क्वांटम नंबर्स की, इनका यूज कहाँ आएगा, उस चीज को मैं समझाऊंगा। इस चीज को एक बार लिख लो पहले। सर हाँ एक बात पूछो सर, मेरा कैसे होगा? कराएंगे, कशिश कवर कराएंगे सब। और सर ये भी समझ में नहीं आया जो पढ़ा रहे हैं। हाँ दिक्कत आएगी, बीच चैप्टर का मिडल है ना, चैप्टर का मिडल है तो दिक्कत तो आएगी। ये एक बार कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, और क्यों ये पार्ट इंपॉर्टेंट था।
ये जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है एडवांस्ड के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज होगा, वो मैं एक बार क्वांटम नंबर्स डिफाइन करने के बाद ही आपको बताऊंगा। इसको वापस से लेंगे हम लोग, जब एक बार क्वांटम नंबर्स में आपको डिफाइन कर दूंगा तो उसके बाद इस पार्ट को वापस लेंगे। जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि समझने में आपको टाइम लगेगा चीजें, और कुछ चीजें तो बिल्कुल ऐसे लगे पता नहीं क्या कराया जा रहा है, क्या चल रहा है। तो डरना मत, चीजें समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। स्क्रॉडिंजर बेसिकली यूज क्यों होता है? क्वांटम नंबर निकालने के लिए? निकालने के लिए बस। आपको ना हो एटम्स सकता का? था कि डायरेक्टली क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिखवा देता, लेकिन उससे क्या होता है ना, एक छोटा सा पार्ट मिस हो जाता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब नीट के लिए तो वो नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास जेई एडवांस में जा रहे हो तो वहां पे आपके पास पूछा जा सकता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके लिए ये यूजफुल है, उस वजह से कराना पड़ रहा है। मतलब स्क्रॉडिंजर में हम लोग एटम का क्वांटम नंबर निकालते हैं, ऐसा? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो आपके पास क्वांटम नंबर नाम की चीज निकल के आती है। क्वांटम तो वो नंबर्स निकल के क्वांटम यहाँ से, नंबर एक्चुअली है क्या? वो तो आप हम समझ गए कि वो एड्रेस, एड्रेस है। एड्रेस, हाँ हाँ, बस। पर वो किस चीज का एड्रेस है? इलेक्ट्रॉन का, इन एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है उस चीज का एड्रेस है। अच्छा, हाँ। हाँ, स्टार्ट में बताया। ये जैसे ही कॉपी हो जाए बता देना एक बार। मेरा सर हो कितने गया। बजे तक पहुंचाओगे, मतलब पढ़ाओगे? 7 तक। 7:30? 7 7। ये कॉपी हो चुका है? यस सर। ठीक है आयुष। फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहला क्वांटम नंबर है, इसको n से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्वांटम नंबर है, इसको n से डिनोट करते हैं। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का साइज कितना है। अब ये चीज थोड़ा सा आएगा, ऑर्बिट, ऑर्बिट सब शेल, तो इसका भी डेफिनेशन मैं बताता हूं। आपके पास बोर के टाइम में कुछ ऑर्बिट नाम की चीज थी, है ना। ऑर्बिट नाम की चीज थी बोर के केस में। अब इसमें क्या होता है, ऑर्बिट फर्दर स्प्लिट्स इनटू
ऑर्बिट दोबारा से स्प्लिट कर जाता है किसमें, सब शेल में। ऑर्बिट को क्या बोल सकते हैं आप, शेल बोल सकते हैं। शेल स्प्लिट कर जाएगा किसमें, सब शेल में, और सब शेल वापस से स्प्लिट कर जाएगा ऑर्बिटल में। मतलब आपने इनिशियली जैसे एटम के केस में किया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन वो क्या हुआ, फर्दर स्प्लिट हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। वैसे ही बोर के केस में हम लोगों ने जो ऑर्बिट स्टडी कर रहे थे या जो शेल बोल रहे थे हम लोग, वो शेल फर्दर स्प्लिट कर जाता है सब शेल में। मतलब शेल क्या है, एक बहुत बड़ी सी चीज है, उसके अंदर सब शेल नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, और सब शेल फर्दर स्प्लिट कर जाता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या होगा, सबसे छोटी चीज है। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स मिलके, मतलब ऑर्बिटल्स का एक कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाएगा, सब शेल बनाएगा। सब शेल्स का एक कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाएगा, शेल बनाएगा या ऑर्बिट बनाएगा। सो ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सब शेल, ये इन तीनों का डिफरेंशिएशन होता है। सबसे छोटी चीज क्या है, ऑर्बिटल है। उससे बड़ी चीज क्या है, सब शेल है। और सब शेल से बड़ी चीज क्या है, शेल है। ठीक है। सो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट या शेल का बताता है कि कौन सी शेल है। जो बोर के केस में शेल थी n इज इक्वल टू 1 2 3, जो भी आप यूज कर रहे थे ना, बोर के केस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट n वैल्यूज यूज कर रहे थे, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन लिख लो, इट डिटरमाइंस साइज ऑफ एन ऑर्बिटल। Principal quantum numbers, principal quantum number determines size of an orbital. Principal quantum number determines size of an orbital. Principal quantum number determines size of an orbital. The different values, या each value of n, each value of n, different values लिखने के बजाय each value of n, each value of n will give, each value of n will give a shell of orbital. Each value of n will give a shell of orbital, or represent, each value of n represent a shell of an orbital. n वैल्यू क्या देता है, शेल नंबर बेसिकली आपको देता है कौन सी शेल आपकी है। Each value of n will represent shell value of an orbital. इतना बात समझ आया। प्रिंसिपल क्वांटम में सिर्फ ये शेल वाला पार्ट पता चलेगा। सिर्फ शेल वाला पार्ट पता चलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है, तो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, इट डिटरमाइंस शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। पहले वाला क्या बता रहा, साइज बता रहा था, ये क्या बताता है, शेप। इट डिटरमाइंस शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से। It is represented by L. It determines shape of an orbital.
It determines shape of an orbital. ठीक है, it determines shape of an orbital. It represents subshell of an orbital. It represents subshell of an orbital. पहले वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा, शेल बता रहा था. एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या देगा, सबशेल देगा. देखो मैंने एड्रेस के केस में आपको बताया था, पहला स्टेट बता रहा था, दूसरा क्या बता रहा, डिस्ट्रिक्ट सिटी बता रहा था, तीसरा घर का एड्रेस बता रहा था. तो हाउस नंबर तीसरा वाला बता रहा था. तो सेकंड वाला क्या बता रहा है, आपका सबशेल बता रहा है, सिटी बता रहा है. सबसे बड़ी चीज क्या थी, शेल थी. शेल को फर्दर स्प्लिट करें तो बहुत सारे उसमें सबशेल होते हैं. सबशेल को फर्दर स्प्लिट करें तो उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं. तो जो दूसरा क्वांटम नंबर है वो आपका सबशेल बताता है कि कौन सी सबशेल आपके पास है. इतना बात समझ आया? पर ये हाँ, शेप का क्या है, शेप तो गोल ही होता है ना. नहीं गोल नहीं होता है. अब शेप भी बताऊंगा, अलग अलग टाइप की शेप आती है. अच्छा. बहुत सारे टाइप की शेप होती है, गोल नहीं होता है. तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. इसके बारे में लिखो, इट डिसाइड्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन शेप in space, sorry, orientation of orbital in space. It determines orientation of orbital in space. हाँ प्रणव बताओ, कुछ डाउट आया? हेलो. नो सर, नो सर. नहीं आया. सो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस. स्पेस में ऑर्बिटल कैसे है, किस शेप में है. मान लो आपके पास कुछ ऐसा फ्लावर टाइप है, कुछ मेरा फ्लावर बड़ा गंदा होता है, तो ये दो वे में लाई कर सकता है सेम फ्लावर, है ना, दो वे में लाई कर सकता है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा कि आप किस पोजीशन में स्पेस में रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, टिल्टेड रहेगा, कैसा रह रहा है तो दोनों जगह सेम चीज, लेकिन एक जगह क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस हो गया, एक जगह इन बिटवीन द एक्सिस हो गया. तो वो सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये बात समझ में आई, कैसे शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ये बात कहां से निकल के आती है कि स्पेस में कैसा दिखाई दे रहा है, ये चीज डिटरमाइन कौन करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. आया ये बात समझ? ऑर्बिटल वाला पार्ट. हाँ बोलो अद्या. मतलब ऑर्बिटल वो कैसे लाई कर रहा है एक्सिस पे, वो. हाँ, एक्सिस के अलोंग कैसे है वो चीज कौन डिटरमाइन करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल का. हाँ सही है. हाँ. एक चीज और थी, जो आपके पास एल क्वांटम नंबर है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 टू n-1. इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर शुड बी 0 टू n-1. 0 टू n-1 सारी आपकी वैल्यूज क्या होंगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ये सारी पॉसिबल होंगी वैल्यूज. तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या क्या होगा, -L
टू -1 0 +1 टू L वापस से। मतलब किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? -L टू +L तक सारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल हो पाएंगे। ये भी सिखाऊंगा कैसे कैसे होते हैं, लेकिन जो पॉसिबल वैल्यूज कुछ ऐसे निकल के आती हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या? 0 टू n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या? +L टू -L या -L टू +L। सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज फिजिबल हो पाएंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? आद्या? सर न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज ही तो आएंगी। सर आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस n के लिए n-1 और यहाँ पे -1 से +1 n की तक वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। होती हैं? 0 1 2 3। तो हाँ मान लो आपके पास कौन सी शेल है? थर्ड शेल है। सो थर्ड शेल में कौन हाँ कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे, या कौन सब शेल पॉसिबल हो पाएंगी? 0 1 2। ये तीनों शेल थर्ड सब शेल, ये सब तीनों सब शेल थर्ड शेल में पॉसिबल हो पाएंगी, है ना? हाँ और L की वैल्यूज क्या क्या होंगी? फॉर 0 सब शेल कितना होगा? 0 ही होगा। फर्स्ट के लिए कितना? -1 0 एंड 1। ये तीन आपकी आ जाएंगी। ठीक है। सेकंड के लिए कितना होगा आपके पास? -2 -1 0 1 एंड 2। पांच ऑर्बिटल पॉसिबल हो पाएंगे। समझे? पर ये आया मतलब कैसे, अगर समझ नहीं आया। थर्ड शेल को मैं स्प्लिट करूं तो इसके लिए एल की सब शेल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं? 0 1 2। मतलब तीन सब शेल थर्ड शेल के अंदर होंगी। ये निकल के कहां से आता है? निकल के आता है स्क्रोडिंगर से। जो स्क्रोडिंगर आप सॉल्यूशन बना रहे हाँ थे, वो आपको पॉसिबल वैल्यूज देता है n l एंड m की, करेक्ट? हाँ तो वहां से निकल के आता है। रूल बड़ा सिंपल है। क्या निकल के आएगा? कि 0 टू n-1 की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है। सो अगर मैंने अच्छा कोई भी मतलब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उठाया तो उसके लिए कितनी सब शेल पॉसिबल है, तो यहां से निकालेंगे। 0 से n-1 सब शेल आ सकती हैं। आया समझ? आता है? अब पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ वो n का वैल्यू जब हम लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम में, तो हाँ यहाँ पे 0 से n-1 तक का वैल्यू आ जाएगा बीच में, वो सारा सबशेल कहलाएगा। हाँ, सब शेल है, इंडिविजुअली सारे सब शेल है। 0 भी और एक सब उसका शेल है, 1 भी एक सब शेल है, 2 भी एक सब शेल है, 3 भी एक सब शेल है, 4 भी एक सब शेल है। जितना भी आप निकालते जाओगे सब एक सब शेल है। हाँ, और उसका मेथड ये स्क्रॉडिंगर से आया है, हाँ, स्क्रोडिंगर से आया। और वो वाला रूल फॉलो करना है जो आप अभी इक्वेशन वगैरह दिए थे। नहीं, ये रूल फॉलो करना है बस। 0 टू n-1 तक सारी पॉसिबल वैल्यूज है। तो इक्वेशन फिर ये वगैरह का निकला कोई कैसे, यूज नहीं समझ नहीं आया। है। निकल के उससे आया, डेरिवेशन हम लोगों ने वहां से की। अब देखो मैथमेटिक्स तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने को यूज क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 0 टू n-1 सारी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी। आद्या? हाँ समझ आ गया, हाँ आ गया। मतलब ये रूल आया वहां से कि हम लोग हाँ, 0 से n-1 तक का वैल्यू लेंगे। बस हाँ हाँ बस समझ बस। आ गया। देखो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि 0 टू n-1 स्क्रोडिंगर कुछ ना कराता बीच में, लेकिन बेसिकली निकल के वहां से आता है, तो उस वजह से मुझे बीच में बताना पड़ा। उसका यूज नहीं था नीट के लिए खासकर, लेकिन बताना पड़ेगा एक बार। ठीक है। वो सर ये वाला स्क्रोडिंगर जो कंफ्यूज बताया है, करने की हाँ। सर ये वाला जो बताया है क्वांटम नंबर, तो वो मतलब इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत ज्यादा, नीट में आती है। बहुत ज्यादा, हर बार। क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रोडिंगर इंपॉर्टेंट नहीं था। सो एम के लिए देखो आद्या, अब हर एक सबशेल अपने पास 0 1 2 बहुत सारी सबशेल्स हो गई, है ना? हाँ उसके लिए हर एक सबशेल में बहुत सारे ऑर्बिटल होने चाहिए। तो अपने पास 0 सबशेल होगी तो
अपने पास m की पॉसिबल वैल्यूज क्या, -L2 + L, मतलब इसमें सिर्फ जीरो ही बचेगा। हम्म। मतलब जीरो सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, उसको हम लोग क्या बोल दिए, जीरो। ओके। हाँ। फर्स्ट सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हो पाएंगे, -1 0 1, 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है। हाँ ऐसा होगा। और सेकंड सब शेल के लिए 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हो पाएंगे। हम्म। तो जैसे जैसे आप ऑर्बिटल सब शेल बढ़ाते जाओगे, आपका उस सब शेल के लिए ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे। पर यहाँ पे तो -1 0 और 1 आना चाहिए था ना, जब हम लोग n का वैल्यू 1 ले रहे हैं हाँ 1 ले रहे हैं तो सेकेंड केस में। अपने पास यही आया, -1 0 + 1। अच्छा वो 2 वाला है उसके बगल में। हाँ 2 वाला है। हाँ हाँ। बाकी लोगों का, आर्यन आयुष समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करा रहा हूं? यस सर। हाँ सर। ठीक है। प्रणव, यस सर। ठीक है। सो इतना कॉपी हो गया आपका। हाँ। ये कॉपी कर लो एक बार, सब लोग एक बार कॉपी कर लो, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड कर सकूं फोर्थ क्वांटम नंबर के लिए। थर्ड तक अपना हो गया है, 3 क्वांटम नंबर हो गए हैं, जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं, एन एल एंड एम। तीनों क्वांटम नंबर सिर्फ स्क्रोडिंगर से निकल के आते हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर से नहीं निकल के आता है। फोर्थ क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर से नहीं निकलेगा, ये सिर्फ स्क्रोडिंगर से इतना 3 पार्ट ही निकल के आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, स्क्रोडिंगर से अपने पास फोर्थ क्वांटम नंबर नहीं निकल के आता है। ये जैसे ही कॉपी कर लो एक बार बता देना। 2n² वाला फॉर्मूला, नहीं 2n² वाला रूल क्यों नहीं यूज होता है, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं यूज करते हम लोग। 2n² एक्चुअली आपको बताता है कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ तो वो हम लोग फॉलो कहाँ करते हैं, मतलब 8 से ज्यादा तो डालते हैं नहीं लास्ट शेल में, या फिर उससे आगे भी 18 का स्पेस रहता है तो हम लोग 8 कर देते हैं 2 में और आगे यहाँ चले पे जाते हैं फिर ये। ये पार्ट जब खत्म हो जाएगा ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप बोलोगे वो रूल तो एकदम सही है। अच्छा। वो रूल सही है, लेकिन उस रूल का कोई यूज नहीं है। जब एक बार ये पढ़ लेते हो ना, तो इसके बाद उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। सही है लेकिन यूज नहीं रहेगा, क्योंकि इससे सीधा सीधा निकाल लोगे, आपको उस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और समझ भी जाओगे क्यों ऐसा हो रहा है। ये हुआ। कॉपी हो गया क्या कॉपी आपका, आयुष? जब जब ये हम यस सर हो गया। लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। आपके घर में 2 कमरे हैं, 2 कमरों में से आप कहां रह रहे हो आपको नहीं पता, तो आप क्या बोल देते हो कि दोनों ही जगह पे मैं रह सकता हूं। मतलब अगर आप घर का एड्रेस दे रहे हो तो उसमें आप कमरा मेंशन नहीं करोगे, या कमरे की जगह दोनों कमरों को मेंशन कर दोगे, है ना? यही पॉसिबिलिटी होगी अगर आप घर में पूरा टाइम घूमते रहते हो दोनों कमरों के बीच में, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करोगे कि इस टाइम मैं इस कमरे में हूं। आप टाइम के साथ तो डिफाइन कर सकते थे कि इस टाइम पे मैं इस कमरे में था, लेकिन क्या ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हो कि मैं इस कमरे में रहता हूं? आप तो दोनों कमरों में जाते हो घर में।
तो क्या ये स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते कि मैं इस कमरे में रहता हूँ, क्योंकि कभी आप दूसरे कमरे में हो और सामने वाला कुछ मटेरियल डिलीवर करने आ गया उस एड्रेस पे, तो आपका दूसरा कमरा जिसमें आपने घर का एड्रेस दिया है वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है ऑर्बिटल के अंदर। सो उस केस में दो प्रोबेबल पोजीशंस हो पाती हैं। पहली वाली को बोलते हैं प्लस हाफ, दूसरी वाली को बोलते हैं माइनस हाफ। ये दोनों वैल्यूज प्रोबेबल हो पाती हैं। ये दो कमरे हैं आपके घर में, इनमें से किसी में भी रह सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग कभी नहीं बोलते कि प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये आपका एक्चुअली कमरे का एड्रेस दे रहा है और कमरे के एड्रेस में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से इसको दोनों फिजिबल वैल्यूज हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दो प्रोबेबल पोजीशन ले सकता है, आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। इस चीज क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकल के आता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकल के आता स्पिन क्वांटम नंबर। इसी वजह से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कभी नहीं बताते हैं एक्सपेरिमेंटली कि प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू एग्जैक्टली कभी नहीं बोल सकते हम कि एग्जैक्टली ये वैल्यू रहेगी। स्पिन क्वांटम नंबर की डेफिनेशन में लिखो, स्पिन इज एन intrinsic property of an orbital, of an electron. Spin is intrinsic property of an electron Spin quantum number is denoted by S. And it has two probable values, plus half and minus half. Spin quantum number is denoted by S and it has two probable values, plus half and minus half. ये स्पिन क्वांटम नंबर की दो प्रोबेबल वैल्यूज हो पाएंगी। ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या है, इससे कैसे एड्रेस पता चल रहा है हम लोग को रूम का? देखो अगेन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ आद्या। तुम्हारे घर में दो कमरे हैं, या अज्यूम कर लो कि घर में दो कमरे हैं, दोनों कमरों में से तुम कहाँ रहती हो कैसे बता पाओगे? हाँ नहीं बता पाएंगे, पर ये वैल्यू समझ नहीं आया कि हाफ क्यों है। हाँ, तो एक कमरे को साइन दे दिया प्लस हाफ, पहले कमरे का नाम दे दिया प्लस हाफ, दूसरे कमरे का नाम दे दिया माइनस हाफ। तो वो नाम है? नाम है एक टाइप से। अच्छा ठीक है। हाँ। इसको दिखाते कैसे हैं? ऑर्बिटल को एक कमरा सा बना के दिखा देंगे, ऐसे ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया जाता है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स की तरह ऑर्बिटल को दिखा दिया जाता है, क्यूबिकल नहीं स्क्वायर बॉक्स की तरह। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। ओके, यूजुअल नोटेशन में इसको माइनस हाफ बोला जाता है। नोटेशन है जस्ट, एग्जैक्टली हमेशा ये नहीं होगा, और इसको प्लस हाफ बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऊपर की तरफ हाफ एरो तो यूजुअली किससे डिनोट किया जाता है? प्लस हाफ से। नोटेशन है हमेशा प्लस हाफ से डिनोट करो, ये जरूरी नहीं है, इसको माइनस हाफ बोल सकते हो, इसको प्लस हाफ बोल सकते हो, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम आपको देने हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो।
तो इसको प्लस हाफ बोल सकते हो या इसको माइनस हाफ बोल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। यूजुअली प्लस हाफ किसको बोला जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ है हाफ एरो और जिसमें नीचे की तरफ हाफ एरो, उसको क्या बोल दिया जाता है, माइनस हाफ। ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आद्या समझ आया? हाँ आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई कि चारों क्वांटम नंबर होते क्या हैं, हर एक का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। स्पिन क्वांटम नंबर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कुछ नहीं देता है, ये सिर्फ स्पिन के बारे में बताता है जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बाकी तीनों से, एक से शेप बता सकते हैं, एक से साइज बता सकते हैं, एक से बता सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है ये बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, तीनों क्वांटम नंबर से। फोर्थ वाले से हम लोग सिर्फ स्पिन बता पाएंगे जो कि आपको यूज नहीं होगा, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इतना बात समझ आया? हाँ चलिए अब और कुछ बताते हैं। जो एल की डिफरेंट वैल्यूज होती है ना, उनके दूसरे नाम भी होते हैं। आप एल के लिए 0, 1, 2, 3 यूज कर सकते हो, ये हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसी के साथ 0 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। सर SPDF। हाँ, एसपीडीएफ। 0 को बोला जाता है एस, 1 को बोला जाता है पी, 2 को बोला जाता है डी, 3 को बोला जाता है एफ। एल का वैल्यू अगर 0 है, मतलब 0 सब शेल है, तो उसको बोलेंगे एस सब शेल है। 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी सब शेल है। 2 है तो क्या बोलेंगे, डी सब शेल है। और 3 है तो क्या बोलेंगे, एफ सब शेल है। आया? सर इसका तो यूज वो क्या बोलते हैं, निकालने में होता है वो, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक एटम का। कॉन्फ़िगरेशन, हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ तो उसी पे आएंगे। जीरो को क्या बोलेंगे, एस सबशेल, 1 को पी सबशेल, 2 को डी सबशेल, 3 को एफ सबशेल। इतना बात समझ में आया? सर आद्या? 20 तक जो निकालते हैं सर 8 माइनस करके निकालते हैं ना, उसके बाद वाला 20 के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर जैसे लास्ट में जैसे मतलब 5 से ऊपर हुआ तो सर 8 माइनस करके। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जब तक बोर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो वहां तक आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 वैलेंसी निकालने के लिए, बेसिकली वैलेंसी 4 तक क्या होती है कि जो जितना इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में उतना वैलेंसी, और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दें तो आपके पास वैलेंसी 5 से ऊपर होने पे। हाँ 5 या सर 5 से ऊपर। वैलेंसी सॉरी सर। ये हटा दूं, कॉपी हो गया हो तो? हाँ समझ आ गया इतना। ठीक है। अब मैं वापस से थोड़ा सा घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूं ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ये डिफिकल्ट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है, जेई एडवांस में वापस से यूज हो जाता है। अगर मैं साई के अंदर एन, एल एंड एम की वैल्यू रखूं 1 0 0, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, एन का वैल्यू कितना है, 1 है, एल का वैल्यू कितना है, 0 है, और एम का वैल्यू भी कितना है, 0 है। तो साई को जब सोल्व करेंगे ये तीन वैल्यूज रख के 1 0 0, तो साई का कुछ ऐसे निकल के आता है, 1/√पाई साई का जो फंक्शन निकल के आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, z डिवाइड बाय ए नोट रेज टू पावर
3/2 e raised to power minus sigma, and sigma is equal to ZR by A naught. ZR by A naught, ये कुछ आपने लिखा। कौन गायब हुआ? कोई गायब तो नहीं हुआ? हाँ, तो ये कुछ आपके पास इक्वेशन निकल के आई 1/√π z डिवाइड बाय a नोट रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस ZR बाय a नोट। इस इक्वेशन को मुझे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करूंगा? कैसे प्लॉट करूंगा? आप प्लॉट करने की कोशिश करो और आर को रख दो इनिशियली 0। इस साइड रेडियस प्लॉट कर रहा हूं, इस साइड सिग्मा प्लॉट कर रहा हूं। आर को रखा 0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहां पर देखो कहीं पे आर का फैक्टर आ रहा है क्या? आर को 0 रखा तो ई रेज टू पावर माइनस एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। जेड क्या होता है? आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जेड। ए नोट क्या रिप्रेजेंट करता है? बोर का जो रेडियस था उसको, वो ए नोट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बोर के फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस ए नोट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी आपके पास पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये पूरी टर्म जैसे ही आप आर का वैल्यू 0 रखोगे, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब सिग्मा की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी होगी, लेकिन अगर मैं कर्व प्लॉट करने की कोशिश करूं तो सिग्मा की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसी चीज को आर को इनफाइनाइट रखता हूं तो ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाएगा क्या? अगर मैं आर को इनफाइनाइट रखता हूं तो ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 को अप्रोच करेगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा। कुछ ऐसा आपका कर्व आ जाएगा। लॉजिक नहीं है? सर ये लॉजिक नहीं कर्व है। को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस कर्व। नहीं वेव सर, वो फंक्शन होता है ना सर पैराबोलिक ये सब, तो ये क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक, ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा इसको प्लॉट करेंगे तो। अब मैं कुछ एक इमेज दिखा रहा हूं। देखो, एस ऑर्बिट को अगर मैं देखता हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक्चुअल में एस ऑर्बिट को देखने की कोशिश करूं तो एस ऑर्बिट कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है? हाँ, कैसा है ये शेप? कैसा है? सर्कल। सर्कल नहीं, स्फीयर है। 3 डायमेंशन में देखोगे तो ये स्फीयर है, कंचे जैसा। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में देखोगे तो एस सब शेल कैसा दिखाई देता है? स्फेरिकल, स्फीयर होता है। एस ऑर्बिटल कैसा दिखाई, एस सब शेल कैसी दिखाई देगी? स्फेरिकल, बिल्कुल ऐसे। एस ऑर्बिटल या सबशेल, क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं, एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो एस ऑर्बिटल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इससे नहीं निकल के आता है। कभी कहो कि सर इससे निकाल के दिखाओ, इससे नहीं निकल के आता है।
लेकिन यहां से मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं। देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी, एम क्या देता है, शेप ऑफ ऑर्बिट, पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। एल वैल्यू क्या दे रही थी, शेप ऑफ ऑर्बिटल, और साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन दे रहा था, एन वैल्यू। यहां पर दोनों एल वैल्यू भी 0 है, एम वैल्यू भी 0 है, मतलब शेप भी अनडिफाइंड है और साइज भी अनडिफाइंड, ओरिएंटेशन इन स्पेस भी अनडिफाइंड है। मतलब अपने को कोई एंगल नहीं पता यहां पर। और आप इस इक्वेशन में देख रहे होगे कोई एंगल का पार्ट नहीं आ रहा है। इसमें कोई एंगल है कोस थीटा या साइन फाई या फिर कोस फाई साइन थीटा, ऐसा कोई एंगल का पार्ट इस इक्वेशन में दिखाई नहीं दे रहा होगा। मतलब यहाँ पर कोई एंगल जस्टिफाई नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई एंगल नहीं होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। जहां पर कोई एंगल ना हो, स्फीयर में क्या होते हैं, सारे एंगल एक जैसे होते हैं। स्फीयर में कहीं पे भी चले जाओ सारे एंगल एक जैसे ही है, क्योंकि सारा चारों ओर से सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप आती है। एस ऑर्बिटल कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा आपके पास स्फीयर की तरह। अब के लिए ये बात ध्यान रखनी है, एस ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है। ये चीज कॉपी कर लो और आज का क्लास यहीं एंड करेंगे हम लोग। तो ये जो आप साइड में इक्वेशन दिए हैं तो उससे हम लोग निकालते क्या है, रिलेशन क्या है, बस साइज? यहां से हम लोग कुछ नहीं निकालते। ये इक्वेशन देखो दिखती कैसे है, मैं बस इतना दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्क्रोडिंगर अगर हम लोग सोल्व करते हुए लेके आए और n का वैल्यू रखें 1, l का वैल्यू रखें 0, m का वैल्यू रखें 0, तो आपके पास इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी। ये सब कुछ वैल्यूज रख दें तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। और उसको अगर प्लॉट करूं अगेंस्ट r तो वो ऐसा दिखाई देगा। तो ये फाइनल इसमें सॉल्यूशन जो लास्ट में इक्वेशन है वो क्या है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी आपने आद्या? हाँ उसमें रेडियल और एंगुलर पार्ट दोनों थे। हाँ, एंगुलर और रेडियल था। तो मैंने क्या किया, एंगुलर पार्ट को हटा दिया, क्योंकि दोनों जो जो क्वांटम नंबर एंगल्स पे डिपेंड कर रहे थे दोनों 0 हैं, है ना। तो इसमें हाँ एंगुलर पार्ट है नहीं। तो नहीं, इससे बस रेडियल बचा। इसको देखोगे तो आपको एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका एंगुलर पार्ट 0 है, मतलब एन और एल की वैल्यू, एम और एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हाँ मतलब ये आपके पास क्या होगा, एस सब शेल होगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल। मतलब एंगल इसमें है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी एंगल। इसमें कोई एंगल है क्या, नहीं। तो इसमें अगर एंगल नहीं है, उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि एंगल क्यों नहीं है, मैंने ये इक्वेशन लिखी थी। हाँ सर, आ गया आप समझ। वो स्क्रॉडिंजर का एक पार्ट है ना ये स्क्रोडिंगर का एक पार्ट है, उसका यूज नहीं है। आपको डायरेक्टली बता सकता था कि एस ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाह हाँ रहा था कि एंगल क्यों नहीं है, तो उसके लिए ये लिखा था। ठीक है। ठीक है, तो स्क्रोडिंगर को ड्राइव करके ही आप शेप निकालते हो कि ऑर्बिटल का ये शेप है। ठीक है, हाँ क्लास एंड पर कर दें। जैसे एंगल हाँ नहीं बोलो। होता है और अगर किसी में एंगल हुआ और वो स्क्वायर जैसा दिख रहा है तब कैसे हम लोग साइज बताएंगे? स्क्वायर जैसा दिखाई देगा तो एंगल भी निकल के आएगा, क्योंकि उसमें अलग अच्छा अलग ठीक पॉइंट है, पे और अलग अलग अगर एंगल कोई हो गया। ट्रायंगल दिखा तो? क्या मतलब एंगल दिखाई देगा तो हम लोग बताएंगे वो स्क्वायर है, पर एंगल तो बहुत सारे शेप्स में होता है, तो हाँ, कैसे तो पता चलेगा कौन जब सा? इसको प्लॉट करते हैं ना, किस हाँ फॉर्म से, आर थीटा फाई से अगर आप प्लॉट करते हो तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि ये ओरिजिन है, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ये जो अपन ने बनाए हैं, ये जो बनाए हुए हैं, ये एग्जैक्टली देते हैं। देखो एक ऑर्बिटल शेप ऐसे दिख रहा है, एक ऑर्बिटल ऐसे, बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने लिए। ये देखो छोटे हाँ छोटे पॉइंट्स हैं, हाँ इन सब दिख रहा पॉइंट है। को प्लॉट करें तो अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शेप निकल के आती है। हाँ सर मतलब वो सारे पॉइंट हम लोग पिक करेंगे तो। हाँ, क्या कह रहे हो आद्या?
मतलब वो पॉइंट अलग अलग लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ को किसका पोजीशन है बिल्कुल और बिल्कुल। ओवरऑल व्यू। हाँ सर, आ गया आप समझ। हाँ श्रेया बोलो। सर आप वीडियो कब तक अपलोड कर देंगे? वीडियो मुझे 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि उसमें एडिटिंग सर भी आप एक करना बार होता कब अपलोड करके ना मेरे को है। मतलब मैसेज डाल दो। रहा मुझे डाल देना कर। ठीक है, श्योर। थैंक यू सर। ठीक है, क्लास एंड कर दूं? हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर सर। हाँ हाँ, सर बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू कशिश।